हूँ, क्योंकि समन संघ ने मुझे आज जो आदेश दिया उसका मैं कड़ाई से पालन करूंगा मेन कंसेप्ट देने के लिए। आज सभी जानते हैं कि देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक। ये देवानाम प्रियदर्शी यानी देवलोक कौन, तो जो अर्हत लोग होते थे, अच्छे लोग होते थे, उनको देव बोला जाता है पाली में। देवानाम प्रिय यानी उनको प्रिय थे। और ऐसे राजा जो दुनिया के सबसे बढ़िया राजा, ऐसा सम्राट इस दुनिया में कभी नहीं हुआ। आपको पता होगा शायद, जो लोग हिस्ट्री के या इतिहास के प्राध्यापक टीचर होंगे उनको पता है कि आज तक दुनिया में लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं दुनिया में। लेकिन एकमात्र ऐसा युद्ध हुआ कि जो युद्ध जीतने के बाद जीतने वाला कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी जो कि सम्राट अशोक के काल में हुई थी। अब नए संशोधन ऐसे आए हैं कि लोग बोलते हैं कि कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किया था, और साम्राज्य बढ़ाने की उसकी हवस थी, और वहां पर 1.5 लाख लोग मारे गए, बाकी के बहुत सारे अपंग हो गए, या फिर बहुत सारे गुलामों को मतलब अटक ये कर लिया। और ऐसे न जाने कहाँ कैसी कैसी कहानियां जड़ी। और ये भी ऐसा रूमर फैला है कि अशोक ने अपने 101 भाइयों को, या कोई बोलता है 99 भाइयों की कत्ल कर दी। अशोक की सत्ता के लिए बहुत बड़ी इच्छा थी, इसीलिए सम्राट अशोक को एक ऐसा गैर समझ है कि अशोक काला था, विद्रूप था, काला अशोक था। तो ये सारी भ्रांतियां अब हमको दूर करनी है, क्योंकि किसी भी महान सम्राट को, अगर वो हमारी फिलॉसफी को नहीं मानता हो, विषमता के हिसाब से चलने वाला नहीं हो, दुनिया में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से चलता हो, तो उसको बदनाम तो करना ही है। क्योंकि इतिहास में जिन लोगों के हाथ से किसी ने कलम छीनी थी, और दूसरों की कलम छीनकर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, कुछ भी कमाई ना करके पेट भरने का जो षड्यंत्र चलेगा, उसी को बरकरार रखने के लिए जो जो भी अच्छे लोग हो गए, उनको बदनाम करने का जो षड्यंत्र भारत के इतिहास में चला। पर वक्त के चलते ऐसा हुआ कि आज सारा कुछ उजागर हो रहा है। तो सम्राट अशोक की जो जयंती है, उसके उपलक्ष्य में चैत्र शुक्ल जो अष्टमी होती है, जो हमारा शक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से, वो तारीख हमारी इंग्लिश कैलेंडर से बदलती रहती है। तो आज कल शाम को शुरू हो गई और आज तक सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है सारी दुनिया में। आपको ये भी बताऊं कि चाइना में और बुद्धिस्ट कंट्री जैसे चाइना है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, कोरिया है, ताइवान है, ऐसी लगभग 42 बुद्धिस्ट कंट्रीज है। इन कंट्रियों में दो 2300 साल से सम्राट अशोक की जयंती आज तक मनाई जाती है। एक उदाहरण देता हूँ, 2009-10 की बात है। तब कृष्णा करके एक फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे, जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, वो उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट करके। चाइना का जो गवर्नमेंट की जो जयंती होती थी अशोक की, उसके लिए एक प्रमुख अतिथि करके बुलाया गया। और उसमें ये दिखाया गया कि सम्राट अशोक की जयंती के लिए 2 दिन का नेशनल हॉलीडे होता है। बुद्ध की जयंती के लिए 8 दिन की हॉलीडे होती है, जैसे दिवाली का हमारे यहाँ होता है ऐसा। तो बौद्ध राष्ट्र सम्राट अशोक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारे पास उतने रेफरेंसेस नहीं होने की वजह से, और हम लोगों को खासकर जो बुद्धिस्ट कल्चर है, जो समनों का कल्चर था, क्योंकि लगभग 91% लोग सम्राट अशोक के काल में बुद्धिस्ट थे। कुछ लोग 3-4% लोग जैन थे, और कुछ बाकी के थे। तो लगभग 95% लोग यहाँ के समन लोग थे, समनों का कल्चर था। ऐसा सम्राट अशोक के शिलालेखों में उल्लेख भी आया है, इसका भी जिक्र हम करेंगे। तो बात ऐसी है कि सम्राट अशोक को क्यों काला अशोक कहा गया, सम्राट अशोक के बारे में क्यों भ्रांतियां फैलाई गई कि उसने 99 भाइयों को मार डाला। सम्राट अशोक के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि उसका बड़ा भाई जो सुशील था, जो कि सत्ता हथियाना चाहता था, या फिर वो बड़ा होने की वजह से बिंदुसार राजा का पहला वारिस था, बड़े लड़के के हाथ में राजगद्दी आती थी। तो ऐसा क्यों सम्राट अशोक करना चाहता था, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां अब दूर होने वाली है, क्योंकि नए संशोधन आए हैं।
पहला तो ये कि चैत्र शुक्ल अष्टमी का जो उनकी जन्म तिथि है उसका शिलालेख आया है आंध्र प्रदेश में जगहपेट्टा में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ही उसको प्रकाशित किया है। और सम्राट अशोक का जो 2015 में एक पहला पोस्टल टिकट निकाला गया था ₹5 का, उसके इतिहास में भी ये बताया गया है। और जैसे मैंने कहा कि के एम कृष्णा जो फॉरेन मिनिस्टर थे 2008 में, जब चाइना में अशोका जयंती के लिए बुलाए गए थे, तब वहां पर इतना खुलासा हुआ चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कि सम्राट अशोक का इतिहास हमको पता ही नहीं था। इससे ज्यादा इतिहास उनके यहाँ प्रचारित प्रसारित नहीं, वहां पर उसके ऊपर आचरण किया जाता है। तो ये एक अशोकन स्तूपाज है बहुत सारे, 84,000 स्तूपों के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो सांची स्तूप में सम्राट अशोक का पूरा नाम, उसकी विदिशा रानी, उसकी माता का नाम, ये सारा कुछ उल्लेख आता है। उसके साथ साथ 84,000 स्तूपों में एक तो मैं आपको ये सच बताता हूँ कि अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसेप, इनके काल से, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप 1831 में यहाँ पर आया था। और जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, तो पाली की जो लिपि है धम्म लिपि, अशोका की लिपि, 4 प्रकार की लिपि अशोका के काल में उकेरी गई है। केवल भारत की नहीं, तो इजिप्ट तक की। ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख है, उसको धम्म लिपि बोलते हैं। खरोष्टी लिपि है जो अफगानिस्तान और ईरान इराक के करीब में है। उसके बाद आर्यवाक लिपि भी है, उसके बाद ग्रीक लिपि भी है। और ऐसी लिपियों में ग्रीक तक इतना ही नहीं, तो मेसोपोटामिया, रशिया का कुछ भाग, और पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ तक सम्राट अशोक के काल के खुद ने खुदाए हुए उन देशों की भाषाओं में खुदाए हुए शिलालेख हमको मिले हैं। और ऐसे कई है। और जो 84,000 स्तूप सम्राट अशोक के काल में बनाए गए थे, उसमें से 25,000 जो स्तूप थे, वहां के जो बुद्ध की अस्थियां, वहां के जो लिखे हुए शिलालेख, वहां पे लिखी हुई आज्ञा है, 25,000 स्तूपों की इंफॉर्मेशन लंदन का जो म्यूजियम है वहां पर रखी गई है। कुछ कोलकाता के म्यूजियम में है, कुछ सांची के म्यूजियम में है, कुछ सारनाथ के म्यूजियम में है, कुछ दिल्ली में भी है, कुछ महाराष्ट्र के म्यूजियम में भी है। ऐसे कहीं आपको रेफरेंसेस मिल रहे हैं अभी। और उसके ऊपर से ये नए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सम्राट अशोक को जो काला बोला था, सम्राट अशोक को क्रूर बोला गया था, सम्राट अशोक को अपने भाइयों की हत्या करने वाला बोला गया था, ये सारा का सारा झूठ रचा गया है। तो इसका प्रमाण क्या है? भरूच स्तूप में जो तोरण है, जो कि कल कोलकाता के म्यूजियम में है, तो उसमें सम्राट अशोक की जो वस्तु स्थिति लिखी है, तो उसमें लिखा है कि वो जो है सम्राट अशोक, उनकी माता का नाम धम्मा था और उसको शुभदांगी भी बोला जाता था। शुभदांगी का अर्थ पाली का ये होता है कि जिसका शरीर बहुत सुंदर है, जिसका अंग बहुत सुंदर है, ऐसी धम्मा। और जो शुभदांगी अगर इतनी सुंदर है, माता उनकी थी, तो अशोक क्रूर कैसा हो सकता है, अशोक विकृत काला कैसा हो सकता है? ये दूसरा शिलालेख मिला है कालाशोक के बारे में। तो कालाशोक जो है ओरिजिनली वो दूसरी संगीति जो आयोजित की थी सम्राट अशोक के 100 साल पहले, वो कालाशोक था। लेकिन अशोक के बारे में विकृत लिखना है, अशोक के बारे में बुरा कहना है, अशोक को बदनाम करना है, क्योंकि अशोक जैसा सम्राट दुनिया में नहीं हुआ। मॉर्टिमर व्हीलर नाम का जो जो इतिहासकार है, वो लिखता है कि दुनिया में हजारों एम्परर्स हो गए, सम्राट हो गए, लेकिन अशोक जैसा सम्राट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अशोक अपने आप में एक बहुत ही अद्वितीय सम्राट है। और ये सारा कुछ इतिहास हमको दोहराना पड़ेगा, इसीलिए अशोक के बारे में काला बताया गया। हालांकि कालाशोक जो था, तथागत बुद्ध के काल में, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में जो संगीति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, उसमें जो संगायन किया गया था त्रिपिटक का, तो त्रिपिटक के जो संगायन में जो त्रिपिटक बनाया गया, उसमें था विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो पहली संगीति में संगायन किया गया था, उसमें महावग्ग, चुल्लवग्ग ये नहीं था, क्योंकि अशोक के काल में ये रचनाएं हो गई और उसको त्रिपिटक में शामिल किया गया। लेकिन विनय पिटक का जो महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाराजिक,
पाचित्य और परिवार, ये 5 प्रकार के ग्रंथ है। उसके बाद अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक के एकत्रित 7 ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ है। उसमें धम्म संगिनी, विभंग सुत्त, धातु कथा, पुग्गल पय्यती, कथावत्तु, यमक और पट्टान। तो एक कथावत्तु जो है उसका कुछ भाग पहले संगीति में था, और बाकी का जो भाग तिस्स नाम के जो अशोक के भाई भाई थे बड़े, ये तिस्स भिक्खु जो थे, संगारा संगारा जाते संघ के प्रमुख थे, उन्होंने कथावत्तु का तीसरी शताब्दी में, तीसरी संगीति में ये ग्रंथ लिखा है। और ये सुत्त पिटक जो है, ये सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़े ग्रंथ की सीरीज है पाली त्रिपिटक साहित्य में। तो सुत्त पिटक में 5 प्रमुख है पिटक। उसमें दीर्घ निकाय जो दीर्घ गाथा है, दीर्घ कथा है और दीर्घ वर्णन जिसमें आए उसको दीर्घ निकाय बोलते हैं। मध्यम निकाय मतलब वो छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं है। एक संयुक्त निकाय, इसमें बड़ा भी है और छोटा भी है। और एक अंगुत्तर निकाय और एक खुद्दक निकाय। ये खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथ है। उसमें खुद्दक पाठ है, धम्मपद है, उदान है, इतिउत्तक है, सुत्त निपात है, विमान मत्तु है, पित्तवत्तु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पटि संविदामग्ग, अपदान, बुद्ध वंश और चर्या पिटक। ये इतने सारे ग्रंथ है। और इन ग्रंथों के टोटल वॉल्यूम्स त्रिपिटक के आज तक जितने, उसमें बाद में पहली शताब्दी में जो मिलिंद पन्ना जो आया, ये मिलिंद राजा और नागचंद भंते के बीच में जो चर्चा हो गई, उसको भी त्रिपिटक का एक हिस्सा बनाया गया। तो ऐसे 91 वॉल्यूम्स है ओरिजिनल त्रिपिटक में, और लगभग उनकी कमेंट्री पकड़ के 165 वॉल्यूम्स है। तो इसका इतिहास अगर आप गहराई से पढ़ोगे, खासकर चाइनीज वर्जन है और इजिप्ट में मिले हुए कुछ शिलालेख है, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में मिली हुई जो अशोक के बारे में जो जितना भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, उससे ये पता चलता है कि अशोक दुनिया का सबसे बेहतरीन सम्राट था। किस चीजों में, तो आगे बताएंगे। पहली बात तो एक काला शोक जो बताया गया, दूसरी संगीति लेने वाला ये था। और उसका जो है, उसका जो इतिहास बताया जाता है, और उसी का इतिहास को 99 भाई मारने वाला जो सम्राट अशोक के बारे में है, वो एकदम झूठ है। क्योंकि 12वीं शताब्दी में एक जो शिलालेख मिला था, उसमें ऐसा बताया गया है कि अशोक के केवल 16 भाई थे, और उसमें अशोक ने किसी एक को नहीं मारा। अशोक का सुशीम नाम का जो भाई था बड़ा, वो सुशीम नाम का भाई वो युद्ध करके वो सत्ता हथियाना चाहता था, क्योंकि सबसे बड़ा था। लेकिन अशोक को उसके जो बहुत यंग था, 16 17 18 साल का, तो सांची की तरफ भेजा गया था, और सांची का उसको राजकुमार बनाया गया था, वो प्रांतीय अधिकारी था। और वहां पर जो आया तो प्रियदर्शी अशोक का और विदिशा रानी जो है, उसका जो शिलालेख मिला है, उसमें विदिशा बहुत सुंदर थी। और एक ये भी एविडेंस मिलता है कि विदिशा रानी जो अशोक की पत्नी जो थी, संघमित्रा और महेंद्रा की माता, वो बुद्ध के शाक्य वंशज की थी, और वो विदिशा में रहती थी। और जब सम्राट अशोक वहां से पाटना से उसको भेजा गया था इधर विदिशा में और सांची में, तो उस वक्त बहुत यंग था। और जब वो यंग था, तो उसमें एक शिलालेख में ये भी मिला है कि ये जो सुबदांगी जो है, धम्मा सुबदांगी, उसके पिताजी वो खुद बुद्धिस्ट थे। तो अगर वो बुद्धिस्ट थी, बाइबर बुद्धिस्ट थी, तो अशोक ने बाद में बुद्ध धम्म अपनाया, ये भी बात अभी झूठी साबित हो गई है। शुभदांगी धम्म का पालन करती थी और वो बहुत सुंदर थी। अशोक जब वहां पर गए, सांची के वहां विदिशा में गए, तो अशोक यंग थे। तो अशोक का रूप देखकर, इतना स्मार्ट था अशोक सम्राट कि उसका रूप देखकर विदिशा की जो ये शुभदांगी या धम्मा थी, वो उसके प्रेम में पड़ गई। और वो प्रेम में पड़ गई, और बाद में वो उसके पीछे पीछे चली गई, जहां पर अशोक वहां के जो बौद्ध भिक्खु थे, संगा राजा थे, वो बौद्ध भिक्खु के प्रवचन में पहले वो उन्होंने चार्ज लेने से पहले 8 दिन का एक शिविर किया, और बहुत सारे सवाल जवाब उस भिक्खुओं के साथ उन्होंने किए। और उसी के साथ साथ शुभदांगी और धम्मा भी गई, और वहां पर चलते हुए कि उनकी पहचान गहरी हो गई, और उन्होंने शादी करना तय कर लिया। और शादी करते वक्त शुभदांगी ने या धम्मा ने अशोक सम्राट के सामने एक कंडीशन रखी कि मैं भले ही आपके साथ शादी करूंगी, रानी बनूंगी, लेकिन मैं उधर पाटना में कभी नहीं आऊंगी। मैं अपने ही इलाके में जो सांची वाला जो एरिया था, वहीं पर रहूंगी।
और वहीं पर उसको 2 बच्चे हो गए, एक संघमित्रा और एक महेंद्र। बाद में जाके महेंद्र का और संघमित्रा का इतिहास हम सबको पता है। ये प्रमाण मिले हैं। उसके बाद जो सूत यह आया है कि अशोक ने जो 99 भाइयों को मारा था, ये गलत है। इसका प्रमाण भी विदिशा में और सांची के स्तूप में मिला है। तो उसमें एक पांगुराया करके एक हिल है, एक पहाड़ी है, उसके बगल में सारू मारू करके एक प्लेस है, वो अभी भी है वहां पर, शायद वो बिहार में है। तो वहां पर वो जो स्तूप है, उस स्तूप के ऊपर और शिलालेख लिखा है। तो उसमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रवचन करते हुए सम्राट अशोक और शुभदांगी को पाया गया था, ऐसा वर्णन उसमें लिखा गया है। और दोनों दोनों के इसमें वो उनके जो प्रेम की कहानी और उसके बाद उनकी शादी हो गई और रानी बन गई, इसका भी उल्लेख उस शिलालेख में आता है। और रही बात सुशीम की, तो सुशीम का इतिहास ऐसा है कि बाद में जाके जो बिंबिसार, ये जो उनके पिता बिंदुसार राजा जो थे, बिंदुसार राजा ने अशोक को मेसोपोटामिया भेजा था, आज का जो ग्रीक का इलाका है, ईरान इराक और ग्रीक का इलाका है। वहां पर बहुत सारे व्यापार चलता था मौर्य मौर्य साम्राज्यों का, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो उनके काल से ये सारा व्यापार चल रहा था। और जो उनके काल में जो निकोलस सेलुकस निकेटर था, ये सेलुकस निकेटर यहाँ तक अफगानिस्तान और लगभग तक्षशिला और आज के पाकिस्तान की बॉर्डर तक आया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सैन्य चलाया तो सेलुकस निकेटर को वहां पे भी हराया, बाद में आगे जाके अफगानिस्तान में भी हराया, और बाद में वहां से जाकर उसने वो जो ग्रीक का एरिया है वहां तक भी उसको पछाड़ा। और उसके ध्यान में आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य मुझे कभी भी मानने वाला नहीं है, 3 बार हराया उसने। तो उसने सरेंडर किया और उसकी लड़की की शादी करा दी। और उस लड़की के शादी जो की, उसको एक जस्टिन नाम का लड़का भी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य को। और दूसरा लड़का फिर बिंदुसार इधर था पटना में, इसलिए फिर बिंदुसार सम्राट हो गए और उनका व्यापार चल रहा था। तो व्यापार के बीच में ऐसा हुआ कि बिंदुसार राजा की किसी बहुत बीमारी से मृत्यु हो गई। और ऐसे में फिर बिंदुसार राजा की हत्या के बाद सम्राट अशोक तो उधर मेसोपोटामिया में गवर्नर थे, फिर उनको मैसेज भेजने के लिए बहुत देर लगती थी। लेकिन वहां का जो कैबिनेट था, जो मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल ने खुद होकर एक बहुमत से ऐसा निर्णय लिया कि सुशीम को नहीं, सम्राट अशोक को सम्राट बनाया जाए। लेकिन सुशीम गड़बड़ कर रहा था। तो सुशीम ने क्या किया, ये खारवेल जो राजा था कलिंग का, खारवेल कलिंग का राजा था, जो जहां से सम्राट अशोक के राज्य में या मौर्यन राज्य से जो व्यापार होता था ग्रीक तक, तो उन व्यापारियों को लूटता था खारवेल राजा। और बार बार उसको बताए जाने के बाद भी वो लोगों को लूटने का काम करता था, व्यापारियों को। और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार राजा के रूल इसमें और बाद में अशोक के रूल में भी ऐसा एक नियम बनाया गया था कि अगर अपने राज्य के, अपने देश के कोई भी अगर व्यापारी का नुकसान होता है या उसका माल चुराया जाता है या जानवर का नुकसान किया जाता है, तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट देती थी। ये रूल बनाया गया था। तो 3-4 बार ऐसा होगा कि खारवेल राजा ने बहुत सारी लूटपाट की और उसको बताने के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। तो ऐसे में सम्राट अशोक फिर उधर से इधर आए और उन्होंने अपना चार्ज ले लिया और उन्होंने फरमान लगाया कि उस खारवेल राजा को इतनी बार बताने के बाद भी ये मानता नहीं है, इसीलिए उसके खिलाफ युद्ध पुकारा जाए। तो उसके पहले फिर सुशीम को पता चला कि सम्राट अशोक जो है अब ये मुझे राजा नहीं बनने देगा। तो खारवेल राजा को जाकर मिला और उस युद्ध में वो खारवेल राजा को मदद करने को, कलिंग के राजा को मदद करने को तैयार किया। लेकिन रास्ते में जाते जाते जो खंदक गिराए जाते थे, लंबे 10-10, 15-15 फुट के खड्डे खोदे जाते थे युद्ध के पहले, तो गलती से सुशीम अपने घोड़े के साथ, उसका घोड़ा 10 या 15 फीट की लंबी छलांग नहीं लगा पाया, उसको अंदाजा नहीं आया। तो उसी खंदक में वो गिर गया। सुशीम और उसका जो घोड़ा है उसी जगह पे मर गया, उसको अशोक सम्राट ने नहीं मारा। ये अभी नया रेफरेंस आया है। इसका मतलब सम्राट अशोक के ऊपर जो अपने भाइयों की हत्या करने वाला और बाद में बुद्ध धर्म को अपनाने वाला ये जो आरोप है वो ये गलत है, क्योंकि जन्म से वो बुद्धिस्ट था। और इसीलिए
सम्राट अशोक ने जो मेसोपोटामिया तक अपनी जो फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी इतनी की, तो उन्होंने क्या किया, चाइना में भी सम्राट अशोक के 18 शिलालेख खुद सम्राट अशोक ने बनाए हुए मिले हैं। उस शिलालेखों में सम्राट अशोक पूरा लिखते हैं कि चाइना में, क्योंकि चाइना का पश्चिम भाग सम्राट अशोक के राज्य का एक भाग था। आज के भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा सम्राट अशोक का राज्य कारभार था। उसको जम्बूद्वीप या महाभारत भी कहा जाता था। महाभारत का पाली का जो अर्थ है महाभारत, आभा यानी बुद्ध की जो आभा थी, बुद्ध के चेहरे का जो प्रकाश दिखाया जाता है उसको आभा बोले जाते हैं। और जो बुद्ध जैसा व्यक्ति इस दुनिया में हो गया, इस देश में हो गया, इसलिए महाआभारत, जिसकी शरीर की चेहरे की आभा सारी फैलती है, सूरज जैसी चमक होती है, ऐसी आभा वाले व्यक्ति का प्रदेश, उसको महाभारत कहा गया। ये पाली का शब्द है। बाद में जाके महाभारत ये कहानी सारी चुराई हुई, ऐसे अभी नए संशोधन आए हैं। तो ये जस्टिन जो था, जस्टिन का ये जो आया ग्रीक के इसमें, उसका शिलालेख पता चला है। और मेसोपोटामिया में ये भी मिला है कि शिलालेखों में जितने भी जो जो राजा थे, महाराजा थे ग्रीक तक के, उनके अभी कलिंग का खारवेल जो था, उसके साथ साथ डॉक्टर अमर्त्य सेन का जो रिसर्च आया है उसमें कहा गया कि 32% जीडीपी जो था वो सम्राट अशोक के काल में दुनिया का 32% व्यापार का हिस्सा था। इसका मतलब सम्राट अशोक के काल का सबसे बड़ा, उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। सोने की चिड़िया, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सोने की चिड़िया होती थी। सोने से चिड़ियों के आकार की सोने की मूर्ति बनाई जाती थी और उसका व्यापार होता था। और ऐसे सिक्के बनाए जाते थे, और सिक्के राजा नहीं बनाता था, व्यापारी लोग बनाते थे। व्यापारी लोगों की ट्रेजरिया हुआ करती थी और राजा उसको टैक्स लगाता था। राजा का काम टैक्स वसूल करने का होता था। तो ये जो पीएचडी के थीसिस में भी आया है। उसके बाद सम्राट अशोक के काल में जो तलवार म्यान की गई, ये जो है बाद में सुशीम के साथ, सुशीम तो रास्ते में मर गया। फिर ये खारवेल राजा जो था, ये खारवेल राजा मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए जानबूझ के उसको लेसन सिखाने के लिए, मतलब उसको याद दिलाने के लिए कलिंग का युद्ध किया गया। अशोक की जरा भी इच्छा नहीं थी, और उस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, मर गए थे सैनिक। और उसको देख के सम्राट अशोक तो पहले बुद्धिस्ट था, लेकिन युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे उससे बहुत व्यथित हो गया। और उसने ये सोचा कि मेरा जो अब के बाद का पूरा जो शासन है वो ये केवल और केवल शांति, मैत्री, करुणा के ऊपर ही आधारित रहेगा। इसका शिलालेख जो मिला है वो शिलालेख है ऐसा ही विद्यायाम धर्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। ये जो शिलालेख है ये धम्म लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, उसका अर्थ होता है ऐसा ही विद्या याम। ऐसा ही यानी ऐसा है, विद्या यानी कानून, याम यानी मेरे राज्य का। मेरे राज्य का कानून क्या है, तो कहते हैं कि धम्म पालना धम्म विधान है। तथागत बुद्ध का जो धम्म है, तथागत बुद्ध ने जो मैत्री, करुणा, मुदिता, ये जो शिक्षा दी है, उसी को मैंने अपने राज्य का कानून बनाया है। और इसी के तहत मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जो नुस्खे हैं उनके ऊपर मैंने किए हैं। उससे क्या होगा, तो कहता है कि सुखियाना गोती थी। इससे गोती थी यानी गनगोत, तो प्रजा को गनगोत यानी रिलेटिव या फिर अपने सगे संबंधी मानता था। इतना करुणावान सम्राट था। तो उसने क्या किया कि लगभग चाइना तक अपनी ट्रेड पॉलिसी, कॉमर्स पॉलिसी, और जितने भी राजा महाराजा थे उनको वो मैसेज भेजता था अपने व्यापारियों के डेलीगेशन के साथ। उसके साथ भिक्षु संघ जाया करता था, उसके साथ जितनी भी शिक्षा थी, और वो विहार बनाया जाता था। विहार होता था, बोधि वृक्ष होता था, संगाराम होता था और चैत्य होता था। ऐसा करते करते वो व्यापारियों के लिए फिर वो शेल्टर हाउस भी बनाता था, चाहे गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस जो अभी बोलते हैं उसको। ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की आइडियाज जो है सम्राट अशोक के काल से जो बनी हुई आज तक वैसी है। सम्राट अशोक का जो रेवेन्यू का मॉडल है, टैक्स कलेक्शन का, तलाठी जो होता है जो गांव स्तर पर होता है, उसके बाद वो नायब तहसीलदार होता है, वो भी उसके पालिक में शब्द आए हैं। तहसीलदार होता है, फिर प्रांताधिकारी होता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, फिर डीएम होता है या कलेक्टर होता है, फिर कमिश्नर होता है। कमिश्नर को आयुक्त बोला जाता था। आयुक्त पालिका शब्द है, आज वो हमारे भाषाओं में आयुक्त कहा जाता है।
और स्टेट लेवल पे जो अधिकारी होता था उसको रज्जुक कहा जाता था। तो सारा का सारा इतिहास उसमें मिला है। सम्राट अशोक का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उतना एडमिनिस्ट्रेशन आज जैसा उससे भी बेहतर था। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो सम्राट अशोक ने बनाई है वही की वही अंग्रेजों ने भी इम्प्लीमेंट की, उस वक्त के ग्रीक लोगों ने भी इम्प्लीमेंट की, और चाइना तक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, श्रीलंका, सभी जगह पर सम्राट अशोक ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो बनाया था उसी को फॉलो किया गया था। ये इतिहास में अभी पता चल गया है। उसके बाद जो 4-5 लिपियों के बारे में हमने कहा है, तो सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध में जब जीता तो वहां पर फॉरेन पॉलिसी और सारे लोगों को ग्रांट्स देना शुरू किया। उन्होंने उद्योग धंधे शुरू किए। उस वक्त खेती थी, कपास का भी खोज हुआ। ये बुद्ध के काल का ही शिलालेख मिला है। बुद्ध के काल में कपास की खोज उगई थी। वो बिहार का जो इलाका है वहां पर कपास उगाई जाती थी। चावल सबसे ज्यादा उगाई जाती थी, उसको धान कहा जाता था। और धान के वजह से धनवान शब्द आया है। जो व्यक्ति सबसे रईस होता था उसको धानवान, जिसके जहाँ बहुत ज्यादा धान या चावल की फसल होती थी उसको धानवान बोला जाता था। और गरीबों को जब भी ट्रेजरर जिनके पास बहुत सारा धान होता था उसका वितरण किया जाता था, उसको वितरण करने वाले को फिर धन्यवाद दिया जाता था। तो ऐसे धनवान व्यक्तियों ने जिन्होंने धान और खेती का अनाज देते थे उसके लिए शब्द आया है धन्यवाद। ये धन्यवाद शब्द भी पाली से निर्मित है। सम्राट अशोक के काल के बाद ये रूढ़ हो गया था। उसके बाद जो हम कहते हैं कि सम्राट अशोक के काल का जो कुछ जो शब्द आए हैं ये धम्म के बारे में, तो धम्म शब्द है फिलोसॉफी को कहा जाता था। तो सम्राट अशोक ने सारे दुनिया के देशों में जो प्रशासन फैलाया तो उसको बुद्ध की धम्म की जो फिलोसॉफी होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव के स्ट्रक्चर्स होते थे, अलग अलग जो जो नैरेटिव्स होते थे उसको धम्म कहा गया। और ये पॉलिसी से सम्राट अशोक ने मैत्री और करुणा की पॉलिसी पे जैसे जैसे आगे जाते थे वो राजा अपने आप को सम्राट अशोक को सरेंडर करते थे और सम्राट अशोक फिर अपनी मदद देते थे। वहां पर स्कूल खोले जाते थे, यूनिवर्सिटीज खोली जाती थी, विहार खोले जाते थे और भिक्खुनिया और प्रचार करने वाले व्यापारी एक साथ रहते थे। इस तरीके से सम्राट अशोक ने अपना सारा साम्राज्य आज के भारत से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ाया था। उसके बाद ये जो शब्दों का जो घालमेल जो हुआ, जैसे समन शब्द का हुआ, एक शिलालेख में भरूच और दूसरा एक शिलालेख है बिहार में, उसमें एक आंध्रा का शिलालेख है, उसमें समन और बमन ये 2 प्रकार के लोग बताए गए हैं, ऐसा शिलालेख में उल्लेख है। जो कि इंडिका में भी है, मैगिस्थेनिस की। इसका भी प्रमाण अशोक के सम्राट के शिलालेख में बताया गया। उसके बाद सम्राट अशोक का पहले नंबर का शिलालेख है कि किसी पशु की हत्या नहीं करनी, जानवरों की मतलब हत्या न की जाए। और खासकर एक ऐसा एडिक रॉक एडिक मिला है, उसमें बहुत सारा दीर्घ शिलालेख है। वो मस्की में है कर्नाटक में, एक गुजरात में है और जूनागढ़ में, और एक उधर हरियाणा में है। तो वहां पर ऐसा पाया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति या किसान अगर जो उपजाऊ जानवर है, मतलब जो खेती करने के लायक है, उसकी अगर हत्या करता है तो उसको पनिशमेंट होती थी। दूसरी बात, जो भी व्यापारी या कोई रईस हो या कोई अमीर लोग हो या गरीब लोग हो जो अगर टैक्स नहीं देते थे तो उनको सजा भी की जाती थी। और खासकर ये उल्लेख आया है कि चाहे व्यक्ति रईस भी क्यों ना, अमीर भी क्यों ना, उसको भी उतनी सजा मिलती थी। कानून के सामने सारे समान थे। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कहा है कि अशोकन काल के इससे ये सारा कुछ संविधान में लिया है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, बुद्ध धम्म के नीति तत्व है, उसका सारा का सारा सार भारत के संविधान में भी लाया गया है। और इसके बाद इतिहास में जो इजिप्ट के बारे में जो इतिहास है, इजिप्ट और ये जो ईरान, इराक और मेसोपोटामिया तक जो शिलालेख मिले उसमें वहां के सम्राटों के नाम भी आए सम्राट अशोक के। तो उसमें टॉलेमी नाम का एक राजा था, अलेक्जेंडर नाम के 5 राजा थे। ये अलेक्जेंडर का एक ही पता है हमको, लेकिन 5 अलेक्जेंडर नाम के राजा थे। उसके बाद क्लियोपैट्रा की जो कहानी आती है ये सम्राट अशोक ने लिखे हुए शिलालेख से आता है। क्लियोपैट्रा का जो एक पात्र आता है। उसके बाद
उनके इसमें सम्राट अशोक के गुरु जो उपगुप्त बनते थे, उपगुप्त बनते के काल में मथुरा में एक शिलालेख मिला है, और जो वासव दत्ता नाम की जो नर्तकी थी उसका भी उल्लेख उसमें उस शिलालेख में आता है। उसके बाद बौद्ध साहित्य में जो बीन नाम का शब्द आता है, तो बीन नाम के शब्द का फिर अपभ्रंश करके कालिदास ने मेघदूत में उसका रिपीटेशन किया है। मौर्यकालीन बौद्ध साहित्य में कुछ शब्द आते हैं, उसमें फीपा नाम का एक शब्द है, उसमें बौद्ध मंडप या बौद्ध साहित्य बारे में एक आया 1958 का एक शिलालेख मिला है, उसमें धम्म का प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाए इसका पूरा वर्णन आता है। और इसके बारे में बहुत सारे लेखक है, राजबली पांडे नाम का लेखक है, अशोक तपास्य नाम का एक है, और मोतीलाल आलमचंद सर है, उनके इसमें काफी नए रेफरेंसेस आए। उसके बाद जो शिल्प कलाएं जो थी, वो शिल्प कलाएं के बारे में 7 ग्रंथों का उल्लेख उसमें आया है, और लिपियों का भी वर्णन आया है। उसके बाद सारनाथ स्तूप, सांचिका स्तूप और संघ के विनय के बारे में भी बहुत सारी जानकारी इसमें मिली है। यदिदं चत्तारी पुरुष युगानी, ये जो शब्द आया है कि जो चित्त को शांत करता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष है वो युग में बहुत कम होता है, ऐसा सम्राट अशोक के बारे में लिखा है। समाज जो 4 प्रकार के संघ बताए गए, एक भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिकाओं का भी संघ। सामने सामने में भी संघ थे, लेकिन उसको भिक्खु और भिक्खुनी के संघ में ही इंक्लूड किया जाता था। उसके बाद अर्थ कारण का जो महत्व है, उसमें व्यापार, उद्योग, जो इंडस्ट्रीज, जो फॉरेन रिलेशंस होते थे, ये भी आज की जो आपके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन जो सारे भारत में दिखाई देती है, इसका प्लाट किस तरीके से करना, क्या करना, इसके बारे में काफी सारा वर्णन आता है। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सम्राट अशोक के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे हम लोग सम्राट अशोक के बारे में, जो नए लेखकों के बारे में जो जानकारी हम इकट्ठा करने की सोचेंगे, तो हमको सम्राट अशोक दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने वाला राजा, महाराजा, सम्राट, और सबसे अच्छा विनयशील व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात सबसे सुंदर राजा। ये जो विकृत या कुरूप बताया गया, ये सारा झूठा नैरेटिव बताया गया, इसके बारे में कई सारे प्रमाण हमको मिलते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में जितना भी कहो उतना कम है। जितने जितने सम्राट अशोक की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उसकी धम्म की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी, ये हम लोग अपनाएंगे तो हमारा देश आने वाले समय में बिल्कुल अच्छा होगा, और दुनिया में सुख और शांति इस्टेब्लिश होगी, ऐसे सारे लेखकों ने और शिला लेखकों से में पाया जाता है। मेरी बात में अगर सम्राट अशोक के बारे में जो जानकारी दी, इसमें अगर कुछ गलत हुआ हो या कुछ शब्दों का फेर फार हुआ ऐसा नजर आया हो, तो यहाँ पर बैठा हुआ संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगं नमामि, संतों को वंदामि, और सारे पुरखों को नमामि, और सम्राट अशोक को तहे दिल से समन संघ की ओर से नमन। जय भीम, नवोदय, साधु। अभी कटके सर द्वारा आज बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है सम्राट अशोक के बारे में। जो बहुत सारी भ्रांतियां थी, वो भ्रांतियों को आज कटके सर ने विस्तार से बताने का प्रयास किया। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न रख सकता है। और मैं सभी साथियों का, जो आज नए साथी हमारे काफी, जो पुराने साथी हैं लेकिन आज इस पोर्टल पे जुड़े हैं, समर संघ के पोर्टल पे, मैं उनका सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, सभी के लिए साधुवाद करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वो संघ को मजबूत करने के लिए दिन प्रतिदिन यहाँ पर जुड़ते रहेंगे। तो बहुत सारे हमारे साथी जो काफी बीच में गैप कर गए थे या किन्हीं कारणवश नहीं जुड़ पा रहे थे, आज जुड़े हैं। तो मेरा निवेदन है कि वो अपना परिचय दे दें, तो सभी साथियों से यहाँ पर हम लोग रूबरू हो जाएंगे, सबसे परिचय भी हो जाएगा। सर समरेश कालिंदी का परिचय लीजिए सर। तो जी आई थिंक सर, समरेश कालिंदी सुमरेश जुड़ रहा है, कालिंदी अपना परिचय दीजिएगा सर। और जुड़ रहा है, हम तो नहीं देख रहे सेडियानी सर जुड़े हैं, सीपी सेडियानी सर भी जुड़े हैं, अगर सुन रहे हो तो कृपया परिचय दे दें। समरेश सर, समरेश सर,
एक सिंह सर के हैंडेज था देवेंद्र लोनारे सर का। देवेंद्र लोनानी सर कृपया आइएगा। सीपी देवेंद्र सल्यानी सर सर। आए हो तो उनको ले ले उनको ले लीजिए एक बार। सीपी सल्यानी सर का भीम नमो परिचय बुद्धाय संगम नमामि सर। जी संगम नमामि सर जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, आज तो बहुत ही फ्रेश हुआ मैं। आदरणीय कटके सर ने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट रखा सर, आज तो बहुत अच्छा लगा। ये जानकारी मुझे नहीं थी सर, ये नई जानकारी मिली। कटके सर का बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद सर। जी ये धन्यवाद सर जी सर। बहुत सर धन्यवाद। संगम नमामि सर, कटके सर एक प्रश्न पूछना था। जी सर। सर आप बता रहे थे कि अभी लेटेस्ट में कहीं हैदराबाद में कहीं कोई शिलालेख मिला है, उसके बारे में बताते बताते फिर वो चेंज हो गया टॉपिक। उसमें क्या चीज थी वो जानना चाह रहा था मैं। सर आंध्रा में एक मस्की का शिलालेख है जिसमें देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक ये उल्लेख आता है, और उसमें नई जानकारी ये मिली है कि अशोक काल में जो साहित्य का निर्माण हुआ था, उसके बाद अशोक के बारे में जो 3 शिलालेख का मैंने उल्लेख किया है, उसमें यह बताया गया है कि अशोक ने किसी की हत्या नहीं की थी। दूसरी बात, अशोक जो काला बोला जाता था वो भी इंफॉर्मेशन सर आई है नहीं। और हैदराबाद का जो नया शिलालेख है उसमें सम्राट अशोक के शासन प्रणाली और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है सर। जी सर। ठीक है सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। देखिए सर, जी सर। अपन बता सकते हैं उनसे इंट्रोडक्शन। जी जी चपन मैडम। AK सिंह सर, जी सर। संगम नमामि सर। सर सीपी सल्यानी सर जुड़े हुए हैं, एक बार परिचय ले लेना उनका। हाँ मैं उनका नाम पुकार चुका हूँ और मैं देख भी चुका हूँ उनको, अच्छा लेकिन अच्छा। वो संगम नमामि परिचय सर, नहीं है। संघ अच्छा, को अच्छा, नमन, संघ को नमन। अरे संगम नमामि सर। मैं सीपी सल्यानी अलीगढ़ से जी पुराना समण हूँ, जी आज एक बिल्कुल। नए रूप में आपके सामने विराजमान हूँ। आपको देखकर सर पहले मैं इधर की सेवारत पार्टी आ गई। था, आज मैं सेवा मुक्त हूँ जी और लंबे समय से जुड़ नहीं रहा था। आज आर.के. बौद्ध सर ने लिंक भी दिया और कुछ इतिहास जो समर संघ के साथ बीता उसकी छोटी जानकारी दी। और जब मैं जुड़ा तो कटके सर जो बता रहे थे इतिहास हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमें गर्व भी करना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। जो लिखित इतिहास ने जो हमको भ्रमित कर रखा है उसके लिए जो कटके सर ने बयान दिया है, साक्ष्यों के साथ जो प्रस्तुत किया है, वो बहुत अच्छा है और हमें गौरवान्वित करता है और समाज को गौरवान्वित करता है। और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसको समाज के बीच में ले जाकर के प्रचार प्रसार किया जाए, इतिहास को समझाया जाए। संघ को नमन सर, संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद सर। और अब प्रतिदिन जुड़ेंगे आप सर? वायदा है सर, वायदा है। संगम नमामि सर। काटके सर, जी काटके सर। सर, संगम नमामि सर। संगम नमामि सर, बहुत बहुत साधुवाद आपको सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया सर। सभी को